नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक कंपटीशन एरा पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, करेंट अफेयर के इस सेगमेंट में आज हम कुछ नियुक्तियां देखेंगे, निधन देखेंगे और पुरस्कार देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नियुक्तियों के साथ। अपॉइंटमेंट्स क्या कि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने। इनका पूरा नाम डी.वाई. का मतलब धनंजय यशवंत, यानी कि नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़। ये देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा दोस्तों? तो इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। इनके पिता जो 16वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, उनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़, यानी कि यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ये क्या थे? 16वें मुख्य न्यायाधीश। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनके पहले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे वो कौन थे? तो वो जो है यू ललित साहब थे, जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरा करेंट अफेयर देखते हैं दोस्तों। लालू प्रसाद यादव आरजेडी, यानी राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव आरजेडी इनकी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल के 12वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। सुजॉय लाल थाउसेन जो है, यह सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बनाए गए। नए महानिदेशक तो बने, लेकिन इन्होंने स्थान किसका लिया? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक सुजॉय लाल ने कुलदीप सिंह का स्थान लिया है। पहले कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक थे, और जब कुलदीप सिंह रिटायर हुए तो उनके स्थान पे सुजॉय लाल थाउसेन जो है सीआरपीएफ के महानिदेशक बने। आगे देखते हैं। अनीश दयाल सिंह कौन है? अनीश दयाल सिंह जो है आईटीबीपी के पुलिस महानिदेशक बने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के पुलिस महानिदेशक बने। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, जैसे एसएससी, जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई, टेट, सुपर टेट जैसे जो वनडे एग्जाम होते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के प्रश्न की संभावना लगातार बनी रहती है, और ऐसे जो विगत वर्षों के पेपर आए हुए हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। आगे देखते हैं कि संदीप गुप्ता जो है गेल के नए चेयरमैन व सीएमडी बने। गेल क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम है गेल का। संदीप गुप्ता जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के नए चेयरमैन तथा सीएमडी यानी सह प्रबंध निदेशक। सीएमडी का मतलब है कंबाइंड मैनेजिंग डायरेक्टर। संदीप गुप्ता जो है गेल के नए चेयरमैन और सीएमडी बने, सह प्रबंध निदेशक। सीएमडी का हिंदी मतलब होता है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा है। इनका नाम यहाँ इसलिए मैंने उल्लेख किया है क्योंकि इनसे संबंधित जो करंट अफेयर था वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये चीज़ मुझे महत्वपूर्ण लगी कि इस समय वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य राज्यपाल कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा साहब हैं। आगे देखते हैं। गिरधर अरमाने देश के नए रक्षा सचिव बने। कौन देश के नए रक्षा सचिव बने? तो गिरधर अरमाने साहब देश के नए रक्षा सचिव बने। दोस्तों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बनाए गए। कौन? संजय मल्होत्रा जी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव बनाए गए। आगे देखते हैं दोस्तों अब हम निधन देखेंगे। निधन में पहला जो है तुलसी तांती, इनका निधन हो गया। इन्हें क्या कहा जाता था भारत का? इन्हें भारत का विंडमैन कहा जाता था। किसे? तुलसी तांती को भारत का विंडमैन कहा जाता था, और हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं। निपोन गोस्वामी साहब का भी निधन हो गया। ये जो है असमी फिल्म के अभिनेता थे। जो असम में फिल्में बनती हैं उसके अभिनेता थे कौन? निपोन गोस्वामी थे। तो इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब हम बात करते हैं मुलायम सिंह यादव जी का, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह जो है समाजवादी पार्टी के संस्थापक, क्या कहें कि संरक्षक माने जाते थे।
मुलायम सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे और इनके बारे में क्या कि मतलब ये तो तथ्य है ही कि 10 बार इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए तथा 7 बार लोकसभा के लिए यह चुने गए थे, यानी कि निर्वाचित हुए थे। मुलायम सिंह यादव 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए यानी कि 10 बार उत्तर प्रदेश के विधायक बने तथा 7 बार लोकसभा से जीत करके यह जो है संसद में जा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी बने। आगे देखते हैं। एचडी देवगौड़ा की जो नेतृत्व वाली जो सरकार थी एचडी देवगौड़ा की, उसका नाम था संयुक्त मोर्चा सरकार। संयुक्त मोर्चा सरकार में ही हमारे मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री भी रहे हैं। कौन? एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार थी संयुक्त मोर्चा सरकार, इसी में ही मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री पद पर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या भले ही सारी चीज़ें मैंने एक लाइन में लिख दी है पर हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है, हर एक लाइन अपने आप में क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो प्रश्न पूछा ही जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में देहावसान हो गया, वह जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा से कितनी बार जीते हैं? तो 10 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा से जीता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वो कितनी बार लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं? तो 7 बार लोकसभा से निर्वाचित हुए हैं। और कौन किसकी सरकार थी जिसमें जो है वो रक्षा मंत्री रहे थे? तो ये सारे क्वेश्चन एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में हर एक लाइन क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। इसके अलावा वह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कितनी बार? वह 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों। आगे देखते हैं। निधन में ही शेखर जोशी। शेखर जोशी कौन थे? शेखर जोशी जो है हिंदी साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इस्माइल श्राफ दोस्तों, इस्माइल श्राफ जो है बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक थे, इनका जो है निधन हो गया। इस्माइल श्राफ जी का निधन हो गया। इनकी कुछ फिल्में हैं, बुलंदी व सूर्या जैसी कुछ फिल्में हैं। आगे देखते हैं। जे ईरानी। जे ईरानी को जैसा हम सभी जानते हैं कि जे ईरानी को स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील मैन ऑफ इंडिया। जे ईरानी साहब का निधन हो गया और इनका जो नाम था श्री जमशेद जीजी ईरानी। इनका नाम था श्री जमशेद जीजी ईरानी, यानी कि जे ईरानी को क्या कहा जाता था? स्टील मैन ऑफ इंडिया। इनका निधन हो गया। इनका जो पूरा नाम था श्री जमशेद जीजी ईरानी। अब हम दोस्तों देखेंगे पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार और सम्मान के जो है दोस्तों, पुरस्कार सम्मान, इसमें गांधी सद्भावना पुरस्कार है जो कि 2022 में वितरित किया गया। यह किस सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा वितरित किया गया? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा वितरित किया गया। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण हमको लगा क्योंकि कभी कभी कोई भी जो एग्ज़ाम होल्ड सोसाइटी है, वो एग्ज़ाम जो होल्ड करवाती है अथॉरिटी, उसमें ये प्रश्न पेपर सेटर देते हैं कि यह पुरस्कार जो है फला पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इसी को देखते हुए मैंने यह पुरस्कार लिख लिया है कि गांधी सद्भावना पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो गांधी सद्भावना पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। किस सरकार द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है? तो राजस्थान सरकार द्वारा गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा पुरस्कार। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022, यह पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? पहली बात तो इसमें यह है कि जब कोई प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, यानी कि कोई व्यक्ति है उसके प्रतिकूल सारी परिस्थितियां हैं लेकिन उसके बावजूद भी वह मानवता व मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत है, ऐसे व्यक्तियों को ही राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया जाता है। तो यह पुरस्कार किसे दिया जाता है? प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद मानवता व मानवाधिकारों के लिए संघर्ष जो करते हैं उनको जो है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022 के बारे में और भी कुछ बात हम जानते हैं। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे क्या कहा जाता है? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये हो गया। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी, क्योंकि अब की बार जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022 का
वितरण हुआ है उसमें किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है, इसलिए इसे ये महत्वपूर्ण नहीं लगा। लेकिन इससे संबंधित जो एक दो तथ्य थे कि वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार जो है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2022 राइट लाइवलीहुड पुरस्कार को कहा जाता है। क्या? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। इस पुरस्कार की स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1980 में। आइए देखते हैं दोस्तों हम बुकर पुरस्कार के बारे में। बुकर पुरस्कार 2022। बुकर पुरस्कार 2022 के बारे में यह है कि यह जो है साहित्य, जो उपन्यास लेखन करते हैं, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि उपन्यास भी साहित्य की एक विधा है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? बुकर पुरस्कार। अब की बार का जो 2022 का बुकर पुरस्कार था वह किसे दिया गया? तो 2022 का जो पुरस्कार था वह श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका, श्रीलंका के जो लेखक है सेहान करुणातिलका। कौन? सेहान करुणातिलका। इनको जो है अक्टूबर 2022 में दिया गया। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका को अक्टूबर 2022 में दिया गया। और इन्हें तो दिया गया, लेकिन इनकी किस कृति के लिए यानी इनका कौन सा उपन्यास था जिसके लिए इन्हें 2022 बुकर पुरस्कार दिया गया? तो इनका जो उपन्यास था वो था कि द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। कौन सा इनके पुरस्कार का, इनके उपन्यास का क्या नाम है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा इनके जो है उपन्यास का नाम है जिनके लिए बुकर पुरस्कार सम्मान दिया गया। अब हम देखते हैं कि बुकर पुरस्कार तो मान लीजिए इस बार 2022 का श्रीलंका के लेखक सेहान करुणातिलका को दिया गया, लेकिन बुकर पुरस्कार के जो विजेताओं में भारतीय लेखक कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, ये हम देखेंगे कि बुकर पुरस्कार के विजेताओं में भारतीय लेखक वो कौन है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए देखते हैं। हमने वर्ष भी लिख दिया है, उपन्यासकार का नाम भी लिख दिया है, और उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था इसे भी हमने लिख दिया है। तो बुकर पुरस्कार के विजेताओं में भारतीय लेखकों के नाम इस प्रकार है। वर्ष 2008 में जिसे बुकर पुरस्कार दिया गया वह थे अरविंद अडिगा। उनके किस कृति के लिए? द वाइट टाइगर के लिए। अरविंद अडिगा को किस कृति के लिए दिया गया था? द वाइट टाइगर के लिए। कब दिया गया था? 2008 में। अरविंद अडिगा किससे संबंधित है? उनकी कृति का नाम द वाइट टाइगर, और उन्हें बुकर पुरस्कार कब दिया गया? 2008 में। आगे देखते हैं। किरण देसाई को इनके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई का जो उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लाइफ, इनका ये पुरस्कार जो है बुकर पुरस्कार दिया गया कब? 2006 में। तो 2006 में किरण देसाई जी को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुरस्कार उपन्यास के लिए यह बुकर पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। अरुंधति रॉय इनकी जो कृति है, जो नॉवेल है, वह यह है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये कई परीक्षा में ये किताब पूछी गई है, कई परीक्षा में ये किताब पूछी गई है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसकी लेखिका कौन है? पहली बात तो ये प्रश्न पूछा गया कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं, और इन्हें बुकर पुरस्कार यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार किस ईयर में दिया गया? तो 1997 में, 1997 में अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया इनको। आगे देखते हैं। 1981 में सलमान रश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी रचना है? तो सलमान रुश्दी ने लिखा है। इसी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार दिया गया। आगे देखते हैं। वी.एस. नायपाल साहित्यकार हैं। इन्हें इनकी कृति इन अ फ्री स्टेट इसके लिए इन अ फ्री स्टेट के लिए वी.एस. नायपाल को 1971 में बुकर पुरस्कार दिया गया।
आइए दोस्तों, बुकर पुरस्कार के बारे में कुछ अतिरिक्त एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, ताकि कोई भी परीक्षा में अगर प्रश्न आता है इससे संबंधित तो हम प्रश्न को सही कर पाने में अच्छा महसूस करें। तो आगे देखते हैं, बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में। दोस्तों, यह लाइन के फॉर्मेट में भले है, ये सेंटेंस के फॉर्मेट में भले ही है, लेकिन हर एक सेंटेंस इस कॉपी में लिखा गया लगभग हर एक सेंटेंस अपने आप में क्वेश्चन है, अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस हर एक लाइन को आप ध्यान से देखिए और इसको अपने अंतःकरण में उतारिए, अपने बाय हार्ट याद कीजिए, मतलब कहने का है कि ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना छूटे। तो देखते हैं कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई। आगे कि 2013 तक, जो इसमें ये फैक्ट है दोस्तों कि 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को तथा उसके साथ ही आयरलैंड व जिम्बाब्वे के जो साहित्यकार हैं उनको दिया जाता था। किस कृति के लिए? मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित कृति के लिए। किसको दिया जाता था 2013 तक बुकर पुरस्कार? 2013 तक यह बुकर पुरस्कार जो है राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों प्लस आयरलैंड व जिम्बाब्वे के साहित्यकारों को मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन 2014 से क्या हुआ? लेकिन 2014 से यह पूरे विश्व के साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित पुरस्कार के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा, प्रकाशित कृति के लिए। 2014 से यह पूरे विश्व के साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाने लगा। 2014 से 2013 तक किसे किसे दिया जाता था? तो राष्ट्रमंडल के जो देश थे और जो है आयरलैंड व जिम्बाब्वे के जो साहित्यकार थे उनको दिया जाता था। लेकिन 2014 से यह पूरे विश्व के साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भी कृति के लिए दिया जाने लगा। आगे देखते हैं दोस्तों, एक तो होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। जैसा हमने अभी बुकर पुरस्कार के बारे में जाना, लेकिन ये बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होती? आपने जाना कि बुकर पुरस्कार जो है 1969 में उसका क्या स्थापना हुई, लेकिन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कब हुई इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को, मैंने जो देखा है, क्योंकि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की जो स्थापना थी वह कब हुई? 2005 में हुई। कब हुई बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना? 2005 में। अच्छा, आगे देखते हैं 2015 में यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता था। 2015 में, मतलब 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता था। कितने वर्षों के अंतराल पे? तो 2015 तक यह पुरस्कार यानी बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2-2 वर्षों के अंतराल पर दिया जाता था। 2015 के बाद इसमें एक बदलाव किया गया। तो वो बदलाव क्या आया कि 2015 के पश्चात प्रतिवर्ष बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने लगा। कब तक? प्रतिवर्ष जो है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने लगा। आगे देख लेते हैं। अब इसे क्या हुआ कि किसी भी भाषा में रचित पुरस्कार, किसी भी भाषा में रचित कृति हो जिसका केवल अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो। देखिए, अब इसे जो बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है उसे किसी भी भाषा में दिया जाने लगा, बशर्ते कि जो रचना है वह अंग्रेजी में अनुवादित हो, उसके लिए अब बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने लगा। अब बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022, इसका उदाहरण हम देखते हैं कि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो अभी हाल फिलहाल में भारत की जो गीतांजलि श्री हैं, लेखिका हैं, भारत की एकमात्र लेखिका, उनकी जो रेत की समाधि, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है टूम्ब ऑफ सैंड, क्योंकि ये जो है पुरस्कार बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है कि बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसी भी भाषा में रचित कोई भी रचना हो, केवल उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, उसे भी बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
दिया जाने लगा। तो इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत की जो एकमात्र लेखिका है गीतांजलि श्री, उनकी जो मूल वो जो है मतलब ये था उपन्यास रेत की समाधि, वह जो है हिंदी में उन्होंने लिखा। तो इसको जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया? डेजी रॉकवेल ने। और अंग्रेजी में क्या अनुवाद करके उसका नाम रखा टाइटल? टोम्ब ऑफ सैंड। टोम्ब ऑफ सैंड। तो इसी के लिए बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनकी रचना को, यानी गीतांजलि श्री की रचना को रेत की समाधि, जिसे अंग्रेजी में टूम्ब ऑफ सैंड कहते हैं, को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। लेकिन यह पुरस्कार कौन पाई? डेजी रॉकवेल पाई, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में इसे अनुवादित किया था। किसको? रेत की समाधि को, जिसे अंग्रेजी में टूम्ब ऑफ सैंड कहते हैं। इसलिए यह बुकर पुरस्कार डेजी रॉकवेल को मिला। आगे देखते हैं एक नया। रियल मैड्रिड के स्टार फ्रांसीसी फुटबॉलर, रियल मैड्रिड के स्टार जो है फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा। कौन? करीम बेंजेमा को वर्ष 2022 का बैलोन डियोर पुरस्कार दिया गया। रियल मैड्रिड के हैं, रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। कौन? फ्रांसीसी फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा। इनको वर्ष 2022 का जो बैलोन डियोर पुरस्कार फ्रांसीसी पत्रिका बांटती है, यह बैलोन डियोर पुरस्कार फ्रांसीसी पत्रिका बांटती है, यह जो है फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा को दिया गया वर्ष 2022 का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ नए करंट अफेयर के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोगों का।